हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स टीचर पर तहे से स्वागत है। स्टूडेंट्स, कक्षा 9 के लिए चैप्टर नंबर पहला संख्या पद्धति है, वो इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा। इस संख्या पद्धति चैप्टर नंबर पहले का ये पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर के हिसाब से अपन लगातार चलेंगे। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स अपन सीधा ही प्रश्नावली 1.1 क्लियर करेंगे, सीधे नहीं करेंगे। अपन प्रत्येक एक्सरसाइज का पहले बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रत्येक एग्जांपल और उसके बाद में प्रत्येक क्वेश्चन एक्सरसाइज का अपन पढ़ेंगे। लगातार अपन पढ़ेंगे, किसी भी सवाल, किसी भी एग्जांपल और किसी भी एक्सरसाइज के बेसिक को अपन नहीं छोड़ेंगे, लगातार अपन करेंगे स्टूडेंट्स। ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर के हिसाब से आपको वीडियो मिलेंगे, लगातार आप पार्ट नंबर के हिसाब से वीडियो को जरूर से देखें। चैप्टर नंबर पहला संख्या पद्धति का ये पार्ट नंबर 1 है। इस पार्ट नंबर 1 में अपन लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.1 की जो बेसिक जानकारी है वो इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए और साथ ही कक्षा 9 के आपके अन्य स्टूडेंट्स जो कक्षा 9 में उन तक वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए, ताकि वो भी कंप्लीट कक्षा 9 गणित का सिलेबस पूरा कर सके। और प्रत्येक पार्ट वाइज अपन चलेंगे, प्रत्येक चैप्टर अपन पढ़ेंगे, पर चैप्टर को अपन पार्ट वाइज जरूर से पार्ट वाइज करेंगे, ताकि अपने कुछ भी मिस ना हो सके। चलते हैं अपने। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलते हैं, वीडियो को अपने स्टार्टिंग करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपका कक्षा 9 गणित के लिए चैप्टर नंबर पहला संख्या पद्धति की बात करूं तो संख्या पद्धति में आपको प्रश्नावली 1.1 की जो बेसिक जानकारी मैं क्लियर करवा रहा हूं। आप अपनी सबसे पहले अपनी रफ नोटबुक में ऐड करना है और उसके बाद में अपने स्कूल की तरह ही आप अपनी फेयर नोटबुक बनाना है और फेयर नोटबुक में आपको ऊपर चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति लगाकर प्रश्नावली 1.1 की बेसिक जानकारी टॉपिक लगाकर, इसके बाद में टॉपिक वाइज आपको सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 का बेसिक करना है, उसके बाद में उस प्रश्नावली के एग्जांपल, मतलब पार्ट वाइज आपको चलना है। कंप्लीट आपको पूरा कराऊंगा, कुछ भी मिस नहीं करूंगा, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। बस सिर्फ आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर लीजिए। चलते हैं, वीडियो को अपनी स्टार्टिंग करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको सबसे पहले प्रश्नावली में जाने से पहले और प्रश्नावली का बेसिक आगे से समझने के पहले स्टार्टिंग में मैं आपको दशमलव प्रसार के आधार पर संख्याओं का विभाजन कितना होता है, कौन कौन सी संख्याएं होती है, दशमलव प्रसार के आधार पर संख्याओं का विभाजन कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं दशमलव प्रसार क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करेंगे अपने, ध्यान से समझ लीजिए अच्छी तरीके से। दशमलव प्रसार, ध्यान लगा के अपनी बुक खोल लीजिए, रफ कॉपी पेन ले लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, दशमलव प्रसार क्या होता है, मैं आपको बताऊं। दशमलव प्रसार जो है वो 3 प्रकार का होता है। ध्यान से देखिए, दशमलव प्रसार पहला जो होता है वो एक तो होता है दशमलव प्रसार शांत, मेन 2 प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार मेन 2 प्रकार का होता है, एक तो शांत होता है, एक होता है अशांत। ध्यान दीजिए, दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक तो शांत दशमलव प्रसार होता है, एक अशांत दशमलव प्रसार होता है। अब ध्यान दीजिए, शांत तो एकला ही होता है, लेकिन अशांत दशमलव प्रसार फिर से 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान से समझ लीजिए एक बार, अशांत फिर 2 प्रकार के होते हैं, रोमन में पहला और रोमन में दूसरा। देखिए, एक तो होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होता है, जिसका दूसरा नाम अशांत पुनरावर्ती भी बोला जा सकता है, पुनरावर्ती भी बोल सकते हैं। अशांत आवर्ती, जिसका दूसरा नाम अशांत पुनरावर्ती बोल सकते हैं। और अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। ध्यान से समझ लीजिए, मैं आपको पूरा क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताया दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कितने प्रकार, दशमलव प्रसार का मतलब मैं बताऊंगा आपको। जैसे मान लो ये संख्या है, ये दशमलव प्रसार ही है। अब ऐसा दशमलव प्रसार ये कितने प्रकार का होता है, ये मेन होता है 2 प्रकार का, एक तो शांत, एक अशांत। शांत वो होता है जब किसी भी संख्या में अपन किसी संख्या का भाग दे, या दशमलव प्रसार की बात करें वो डेश नहीं लगे, अर्थात शेष पर 0 आ जाए, मतलब वो निश्चित संख्या में हो। जैसे मैं बात करूं, मैं 3 नंबर यहाँ पर लिखूंगा, ध्यान से देख लीजिए, 3 नंबर यहाँ पे लिखूंगा, इनको समझ लीजिए। एक तो 0.5 लिख दिया मैंने, दूसरा में लिख दिया हूं, एक तो 24.5 लिख दिया और दूसरा में लिख रहा हूं 24.52 52 52। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझ लीजिए। अब
तीसरे की बात करूं, मैं मान लो ये ऐसा ही नंबर लेता हूं 24.234, मान लो 7 8, कोई नंबर लिख रहा हूं मैं वैसे, जैसे मान लो 9 हो गया, डेश डेश डेश। अब मैं बात करूं, देखिए ये 3 मैंने एग्जांपल लिए दशमलव प्रसार के। अब ये दशमलव प्रसार एक तो मेन होता है शांत, एक होता है अशांत। ध्यान से सुन लीजिए। देखो शांत वो होता है जिसमें डेश डेश नहीं चले, जिसमें बार बार आगे संख्या नहीं चले, वो शांत होता है। जैसे पहला जो नंबर है, पहला जो दशमलव प्रसार है, ये शांत का एग्जाम्पल है। किसका है स्टूडेंट्स? ये शांत है। और ये दो जो है, ये दो जो है, ये दोनों अशांत के है। ध्यान से सुन लीजिए, ये दोनों अशांत के है। किसके? दोनों अशांत के। तो शांत और अशांत आपके समझ में आ गया होगा। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए दशमलव प्रसार क्या होता है। दशमलव प्रसार क्या होता है? दशमलव में जो संख्याएं चले वो दशमलव प्रसार कहलाता है। अब दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत। शांत वो होता है जिसमें डेश डेश नहीं चले, अशांत वो होता है जिसमें डेश डेश चले। समझ गए उनके साथ? ठीक है। अब अशांत में दो होते हैं, अशांत आवर्ती या अशांत पुनरावृत्ति। ये एक ही नाम है दोनों, अशांत आवर्ती या अशांत पुनरावृत्ति, ये दोनों एक ही समझ लीजिए। दूसरा है अशांत अनावर्ती, ये अलग है। तो अशांत में दो होते हैं, अशांत पुनरावृत्ति और अशांत अनावर्ती। समझ रहे हो शायद? अब देखिए अशांत आवर्ती कौन सा होता है? अशांत पुनरावृत्ति बोल दो चाहे अशांत आवर्ती बोल दो, ध्यान से समझ लीजिए। और अशांत अनावर्ती अलग होता है। अब अशांत में ये दो कौन कौन से होते हैं सुनिए। जब देखिए दशमलव के बाद में आने वाली संख्याएं बार बार वही चले, जैसे 24.52 52 52 52, समझ रहे हो? मतलब 52 रिपीट हो रहा हो, जब रिपीट हो रहा हो तो उसको बोलते हैं अशांत पुनरावृत्ति। समझ गए होंगे शायद। और दशमलव के बाद में जब रिपीट नहीं हो रहा हो ऐसे, अब अपन इसके बाद में मैं बता सकता हूं यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा, बता सकते। लेकिन यहाँ पर अपन नहीं बता सकते क्या आएगा, बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। तो इसलिए ये एक जो एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है ये है अशांत किसका? ये अशांत पुनरावृत्ति का एग्जाम्पल है। ये है अशांत पुनरावृत्ति का एग्जाम्पल है। किसका है? पुनरावृत्ति का है। और ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है? अशांत अनावर्ती का एग्जाम्पल है। क्योंकि इसमें अशांत पुनरावृत्ति हो रही है लेकिन इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए ये अशांत अनावर्ती का एग्जाम्पल है। तो अब शायद आपके ये समझ में आ गया होगा कि दशमलव प्रसार कितना प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, शांत और अशांत। शांत और अशांत। शांत वो होता है जिसमें डेश डेश नहीं चले, जिसमें डेश डेश नहीं चले वो होता है अशांत होता है। वो जिसमें डेश डेश नहीं चले। शांत वो होता है जिसमें, अशांत वो होता है जिसमें डेश डेश चले, मतलब बार बार रिपीट हो रही हो संख्या, बार बार मतलब संख्या आ रही हो, दशमलव शेष पर 0 नहीं आए। और अशांत में दो होता है, एक अशांत पुनरावृत्ति एक अशांत अनावर्ती। अशांत पुनरावृत्ति वो होता है जिनमें स्टूडेंट से बार बार दशमलव के बाद में बार बार अंक या बार बार जो नंबर है वो बार बार पुनरावृत्ति हो रही हो। और अशांत अनावर्ती वो होती है जिसमें बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो रही हो, आगे पता नहीं चले क्या आने वाला है। ये आपके समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको ये समझाया इसमें कि दशमलव प्रसार क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। शांत और अशांत आवर्ती होता है। अशांत, ये शांत तो एकला होता है लेकिन अशांत में दो होते हैं, अशांत पुनरावृत्ति और अशांत अनावर्ती। अब आगे अपन चलते हैं। तो दशमलव प्रसार के आधार पर संख्याओं का विभाजन अपन करेंगे। अब देखिए इसके साथ ही मैं बता दूं, ध्यान दीजिए, ये जो है ये शांत जो है, शांत की जो संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो वो एक परिमेय संख्या होती है। इसको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या होती है। और ये भी एक परिमेय संख्या होती है। देखिए शांत भी एक परिमेय संख्या होती है और अशांत पुनरावृत्ति भी एक परिमेय संख्या होती है। आगे मैं आपको क्लियर कराता हूं। देखिए इसमें आपको यहां पर मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की है कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है। मेन दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, शांत और अशांत। लेकिन शांत तो एकला होता है लेकिन अशांत में 2 होते हैं, अशांत पुनरावृत्ति और अशांत अनावर्ती। ठीक है। अब इसके साथ में बता दूं, देखिए दशमलव प्रसार जब शांत हो तो उसको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं और ये एक परिमेय संख्या होती है। कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ऐसी संख्या है जिसको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये एक परिमेय
संख्या है। ठीक है, और अशांत में दो होता है, अशांत पुनरावर्ती, अशांत पुनरावर्ती। अशांत पुनरावर्ती को भी अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और ये भी एक परिमेय संख्या होती है। कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है। और अशांत में एक और होता है अशांत अनावर्ती। इसको अपन p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, p बटा q के रूप में इसको नहीं लिख सकते, और ये एक अपरिमेय संख्या होती है। कैसी होती है? ये एक अपरिमेय संख्या होती है, ये एक अपरिमेय संख्या होती है। शायद आपके समझ में आ गया होगा कि दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। शांति और अशांत में दो होता है, अशांत पुनरावर्ती और अशांत अनावर्ती। शांत दशमलव प्रसार और अशांत पुनरावर्ती दशमलव प्रसार, इनको दोनों को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और ये दोनों p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिनको अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए ये दोनों एक परिमेय संख्याएं होती है। लेकिन अशांत अनावर्ती जिनको अपन p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, और ये एक अपरिमेय संख्या होती है, ये एक परिमेय संख्या नहीं होती है, ये एक अपरिमेय संख्या होती है। शायद आपके समझ में आ गया होगा। इसका मैं कुछ एग्जांपल लिख दूं, ध्यान से देखिए देखो ध्यान दीजिए। 3/5 की बात करूं, 3/5 की बात करूं, ध्यान से देखिए। 3/5 को अपन यदि काटे तो ध्यान दीजिए भाग नहीं जाएगा, तो 0 दशमलव लग जाएगा, पॉइंट का 0 लग जाएगा, 30 हो जाएगा, 5 6 का 30, 0.6। ध्यान दीजिए 0.6, डेश नहीं आ रहा है, शेष पर 0 आ गया, तो इसका मतलब दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे एग्जांपल में ले लेता हूं, देखिए आपके सामने 8/3 का एग्जांपल ले लेता हूं। ध्यान दीजिए 8/3 इसका एग्जांपल होगा अशांत पुनरावर्ती का। अभी निकाल के बताता हूं, ध्यान दीजिए। 3 दूनी 6, बचेगा कितना? 2, पॉइंट का 0 20, 3 6 18, फिर 2 बचा, फिर 2 बच गया, 3 6 फिर 18, ये चलता ही जाने वाला है। मतलब 2.6 का भार, मतलब पुनरावृत्ति हो रही है, 2.66666 ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब ये अशांत पुनरावृत्ति का एग्जाम्पल है। इसको अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ये एक परिमेय संख्या ही, ये भी एक परिमेय संख्या है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखो अशांत अनावर्ती के एग्जाम्पल लेता हूं। √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, और पाई भी है, पाई भी होता है ना। और बताऊं तो आपको 2√2 है, 3√5 है। ये जो संख्या है, ये सारी की सारी संख्या, ये सारी सभी की सभी संख्या जो है, इनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। कैसा इनका दशमलव प्रसार? अशांत अनावर्ती है, और इनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती कैसे है? देखो √2 का मान की बात करूं, √2 का मान देखो भाग विधि से निकालेंगे, वैसे भाग विधि से निकालेंगे। आपने कक्षा नंबर 8 में भाग विधि से वर्गमूल निकाला होगा, तो इसका 1.41 डेश 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 चलता है, 1.412 ऐसे अलग अलग संख्या चलेंगी। मतलब बार बार संख्या रिपीट नहीं होंगी, अलग अलग संख्याएं चलेंगी, पुनरावर्ती नहीं होगा। और इसी तरीके से √3 का मान की बात करूं तो 1.732 चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, मतलब ये अशांत अनावर्ती आएगा इनमें। तो इसलिए अशांत, इसका दशमलव प्रसार, इन सबका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होने की वजह से ये सभी संख्याएं एक अपरिमेय संख्या है। इनको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और इसका दशमलव प्रसार देखो अशांत इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। देखो ये अभाज्य संख्या का वर्गमूल वाली संख्या होती है। देखो ये इनके रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ रही है। देखो 2 3 5 7, ये रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ रही है। पाई तो वैसे संख्या है। तो रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाए, अर्थात अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या ही होती है, जिनको अपन p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं होती है, ये एक अपरिमेय संख्या होती है। तो शायद उम्मीद करता हूं आपके ये पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा।
छोटी क्लासों में आपको ये बता देते थे कि परिमेय संख्या वो होती है जिनको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये पूरा डाउट ये है जो कि मैंने आगे वाली क्लास में भी और आगे भी बहुत सारा काम में आने वाला है। प्रश्नावली आगे वाली 1.1 में नहीं 1.3 4 में भी काम में आने वाला है, वहां पे भी और क्लियर मैं आपको कराऊंगा। तो चलते हैं। तो बताइए दशमलव प्रसार के आधार पर संख्याओं का विभाजन। बोलो दशमलव प्रसार के आधार पर संख्या कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की होगी। दशमलव प्रसार के आधार पर संख्या 2 प्रकार की कौन सी होगी? परिमेय और अपरिमेय। कितनी संख्या होगी? 2 प्रकार की होगी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो लिख देता हूं मैं, यहां तक आपको ऐड नहीं करना, ये मैंने रफली आपको समझाया है, आप इनको समझ लिए होंगे। इसके आगे मैं लिखता हूं, आगे वाला आपको ऐड करना है। तो मैंने दोनों की परिभाषा लिखी है स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने। दशमलव प्रसार के आधार पर संख्याओं का विभाजन परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की परिभाषा मैंने लिखी है, देखिए। ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत, ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत तथा अशांत पुनरावृत्ति हो, इसलिए इनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती है। ये सभी परिमेय संख्याएं कहलाती। देखो, ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार शांत तथा अशांत पुनरावृत्ति हो, इसलिए इनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती है। और परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल मैंने 1 तो 3/5 दे दिया। मतलब यदि बट्टे में संख्या हो और उनमें यदि भाग दिया जाए तो दशमलव प्रसार ऐसा आना चाहिए, शांत होना चाहिए, मतलब शेष पर 0 आ जाना चाहिए, डेश डेश नहीं चलना चाहिए। और इसमें बताइए, इसमें इसका भाग दे तो पुनरावृत्ति होनी चाहिए, मतलब बार बार रिपीट संख्या, जो बार बार नंबर जो है यहाँ रिपीट होना चाहिए। देखो यहाँ पर 6 जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है, हो सकता है दो नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, 1 नंबर भी रिपीट हो सकता है, 3 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, लेकिन रिपीट होनी चाहिए, मतलब बार बार पुनरावृत्ति होनी चाहिए। जैसे 2.6 का भार, इसके भार लग गया, मतलब 6 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब लिखेंगे अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत पुनरावृत्ति, अशांत अनावर्ती हो। ठीक है, इसमें लिख देंगे ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो? अशांत, ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो और इसलिए इनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख, और ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो और इसलिए हो लगा दो, यहाँ पर उसकी तरह लगा दो सेम। ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो इसलिए इनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती है। कैसी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये लो, इसका एग्जाम्पल के तौर पे इसमें लिख देते हैं। जैसे ऐसी संख्या लिखेंगे जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, जैसे इसमें लिख देते हैं। जैसे मान लो कि अपने अभी बताया था मैंने √2 है, अभाज्य संख्या के रूट लग जाए, √2, √3, √5 है, √7 है, √11 है, √13 है, √23 है, ये सारी अभाज्य संख्या होती है और इनका वर्गमूल इनके रूट लग जाए तो ये एक अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आ जाती है। और ये पाई है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। ये सारी हो गई। तो स्टूडेंट्स
वैसे छोटी क्लासों में आपने ये पढ़ा होगा परिमेय संख्या वो होती है जिनको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या वो होती है जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन कलियटी पूरी मेन जो परिभाषा है वो कलियटी मैंने आपको समझाया है। आप देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना शॉर्ट भी लिख सकते हैं। देखो ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत तथा अशांत पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति का दूसरा नाम आवर्ती भी होता है, अभी बताया था मैंने आपको, हो परिमेय संख्याएं कहलाती है। और इसके नीचे लिख सकते हो परिमेय संख्याओं को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये एग्जांपल दिए है, ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, इसलिए इनको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते और ये एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, सॉरी अशांत अनावर्ती हो, इसलिए इसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते और यह एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या में कौन कौन से आएगा, अभाज्य संख्या के वर्गमूल लग जाए, रूट लग जाए, वो सारी अपरिमेय संख्या होती है, उनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। तो इन यहाँ तक के आप अपना बेसिक में आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए। इसके आगे चलते हैं अपने, अब परिमेय संख्या की श्रेणी में कौन कौन सी आएंगी और कौन कौन सी परिमेय संख्या होती है। देखो ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक अपन एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको पहले ही करवा दिया है क्योंकि इसको समझाने पर इसके परिमेय संख्या के साथ में ही अपरिमेय संख्या समझाए तो अच्छी तरीके से समझ आ जाता है। इसलिए ये वाला जो टॉपिक है अपरिमेय संख्या, ये तो 1.2 में आएगा, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया ताकि साथ साथ अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इनको यहाँ तक को आप ऐड कर लीजिए। इसके आगे वाले टॉपिक में अपन चलते हैं परिमेय संख्या। अब आपको यह पता हो जाना चाहिए कि परिमेय संख्या कौन कौन होती है। परिमेय संख्या वो होती है जिनका दशमलव प्रसार या तो शांत हो या अशांत पुनरावृत्ति हो, ध्यान रहे हैं, और जिनको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। चलते हैं आगे वाले टॉपिक में, इनको ऐड कर लीजिए। अब आगे वाला जो टॉपिक आता है वो है स्टूडेंट्स आपका वास्तविक संख्याएं। कौन सा टॉपिक है, वास्तविक संख्याएं। ध्यान से समझ लीजिए। देखो आपने अभी मैंने आपको पढ़ाया आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। यदि इन दोनों को सम्मिलित समूह है, इन दोनों का समूह है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो उन दोनों को एक साथ अपन बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं अपन, है ना। रियल नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो रियल नंबर होता है इनको, इनका रियल नंबर इसको बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, ठीक है। और यदि आप उन पीछे वाली परिमेय और अपरिमेय की आप इंग्लिश लिखना चाहो तो एक तो रेगुलर परिमेय संख्याओं की जो परिभाषा आप वो लिखना चाहो तो एक तो होता है स्टूडेंट परिमेय संख्या होता है रेशनल नंबर होता है, और अपरिमेय संख्या ये रेशनल नंबर होता है। तो आप ऐड कर लीजिए यदि इंग्लिश में आप लिखना चाहो तो, जैसे मैंने आप लिखा है रियल नंबर। तो इसमें देखो परिमेय और अपरिमेय संख्या को समूह है को ही अपन क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या लिखा मैंने, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ध्यान से समझ लीजिए, जो परिमेय संख्या थी और अपरिमेय संख्या थी इन सबको मिला दिया जाए तो इनके समूह जो बनता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जो समूह बनता है, इस समूह को ही अपन वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से आएंगे, एग्जाम्पल के तौर पर अपन लिखे तो इसमें परिमेय भी आ जाएगा, अपरिमेय भी आ जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं 2/3 है ना, अभी जो परिमेय लिखा था मैंने, परिमेय लिखा था 3/5 है, √2 है, √3 है,
है ना, √5 है, पाई है, ये सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। ये सारी की सारी सभी की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होगी? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये कक्षा नंबर 10 पे आप चलोगे तो कक्षा 10 का पहला चैप्टर का नाम ही वास्तविक संख्या है। वहां पर आप चैप्टर का नाम ही वास्तविक संख्या मिलेगा आपको, तो वहां पर आपको कक्षा 10 में ये पढ़ने को मिलेगा पूरा इसके आगे। ठीक है, अब आगे अपन चलते हैं। आगे आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, वो अपने करवाते हैं, वो अपने क्लियर करते हैं। यहां तक के ऐड कर लीजिए। इसके आगे वाला जो टॉपिक है वो संख्याओं का विभाजन अलग टॉपिक चलेगा, यहां तक आप ऐड कर लीजिए। आगे वाला जो टॉपिक है जो अपना इस प्रश्नावली 1.1 की बेसिक का लास्ट टॉपिक है आपका संख्याओं का विभाजन, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। कक्षा नंबर 8 है, कक्षा नंबर 7 में भी आपने पढ़ा होगा कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो देखिए, प्राकृत संख्याएं सभी धनात्मक जो संख्या होती है, सभी प्लस की संख्या होती है, वो प्राकृत संख्याएं कहलाती है। और 0 से स्टार्ट होके और सभी धनात्मक जो संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। माइनस वाली संख्याएं, प्लस वाली संख्याएं और 0 जो है वो पूर्णांक संख्याएं होती है। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं सभी धनात्मक संख्याएं, इसमें लिख देते हैं सभी धनात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याओं के समूह को, सभी धनात्मक संख्याओं के समूह को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। क्या लिखा मैंने? सभी धनात्मक संख्याओं के समूह को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और इसमें कौन कौन सी आती है देखिए, जैसे एक इसके एग्जांपल के लिए लिखिए इसमें, जैसे इसमें कौन कौन सी आती है? 1 2 3 4, इस तरीके से चलते चलते प्लस अनंत तक आती है। 1 से स्टार्ट होके, मतलब 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 ऐसे डेस अनंत तक आती है। ठीक है, और इनमें से बात करें 1 2 3 4 प्लस अनंत तक आती है, और ये सारी की सारी प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ठीक है, पूर्ण संख्या की बात करें, सभी धनात्मक शून्य, इसके नीचे लिख लेना, मेरे पास थोड़ा नीचे से लिखना आप, मेरे पास जगह नहीं है, आप सही तरीके से एडजस्ट करना। शून्य व सभी धनात्मक संख्याओं को शून्य व सभी धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। देख लीजिए, शून्य व सभी धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, इसमें लिख देते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए लिख देते हैं इसमें कौन कौन सी होती है। जैसे किस किस को अपन बोलते हैं? 0 1 2 3 4 डेश प्लस अनंत तक। अब ध्यान से सुन लीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। देखो, ये जो एक से लेकर मतलब सभी धनात्मक संख्या, इसमें भी तो सभी धनात्मक संख्या है ना, तो मतलब जो प्राकृत संख्या है वो सारी पूर्ण संख्या भी होती है, मतलब पूर्ण संख्या के अंदर सभी प्राकृत संख्याएं आती है, तो सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ध्यान रहे, लिख देता हूं एक बार, नीचे वाले लिख दूं, नीचे वाली परिभाषा लिख देते हैं एक बार यहां से। शून्य सभी धनात्मक
व देखिए शून्य सभी धनात्मक व सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को शून्य सभी धनात्मक व सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। मैंने क्या लिखा, शून्य सभी धनात्मक व सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इसमें लिख देते हैं कौन कौन से आएंगी। देखिए इसमें आएगा माइनस अनंत डेस 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 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1। ठीक है, 0 1 2 3 4 डेस 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 और प्लस अनंत। तो ध्यान से देखिए यहां से लेकर यहां तक की जो संख्या है ये कहलाता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहलाता है? ये ध्यान से समझ लीजिए, ये कहलाता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, और ये आपका शून्य कहलाता है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक कहलाता है आपका धनात्मक पूर्णांक। कौन सा कहलाता है? ये कहलाता है आपका धनात्मक पूर्णांक। समझ गए होंगे शायद। पूर्णांक में तीन संख्याएं सम्मिलित होती है। देखिए कौन कौन सी। एक तो आपका ऋणात्मक पूर्णांक, एक शून्य और एक धनात्मक पूर्णांक। समझ गए होंगे शायद। देखिए अब ध्यान से समझिए, तीनों मैंने बता दिए, ध्यान दीजिए। देखो जो सभी धनात्मक संख्याएं है ये सभी संख्याएं इसमें सम्मिलित है। और देखो ये इसमें 1 से लेकर प्लस की संख्या आ रही है, तो प्लस की संख्या इसमें भी आ रही है वो सारी। और ये जो सारी है, ये जो सभी संख्याएं है, ये सभी संख्याएं इसमें इनमें भी आ रही है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ, स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं में सम्मिलित होती है और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या में सम्मिलित होती है। समझ गए होंगे शायद। ये सभी संख्याएं इनमें आती है और ये सभी संख्याएं इनमें आती है। तो मतलब क्या हो गया कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ठीक है, सभी प्राकृत संख्याओं को अपन पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं और सभी पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कह सकते हैं और सभी प्राकृत संख्या को पूर्णांक संख्याएं भी कहते हैं। देखो प्रश्नावली 1.1 में वैसे बड़े प्रश्न नहीं है, सिर्फ नॉर्मल प्रश्न है। वहां पर कथन दे रखा है और सिद्ध करवा रहा है कि वो सिद्ध क्या, सत्य असत्य की पहचान करवा रहा है कि बताइए कि कथन सत्य है या असत्य है। सत्य असत्य की पहचान करवा रहा है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि एक कथन बोलूं, जैसे सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, ये कथन सत्य है क्या? आप कहोगे सत्य है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। सभी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होता है। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ये इंटीजर्स नंबर है। ठीक है, और सभी पूर्ण संख्याएं वो पूर्णांक संख्याएं होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है और सभी प्राकृत संख्याएं जो होती है वो पूर्णांक संख्याएं भी होती है। ठीक है, इनके संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण कथन है, इनके संबंधित मैं नोट लगा के इसके नीचे लिख देता हूं। आप यहां तक का ऐड कर लीजिए अपनी नोट बुक में। इसके आगे अपन चलते हैं, इसके संबंधित महत्वपूर्ण कथन है वो और लिखवा देता हूं मैं। चलते आगे, अब लिख देते हैं अपन। देखिए विशेष कथन लगा के या महत्वपूर्ण कथन लगा के, विशेष कथन लिख दिया मैंने या फिर महत्वपूर्ण कथन लगा के। पहला कथन है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। क्या लिखा है मैंने? सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख देता हूं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं
होती है। मतलब सभी पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, और सभी, क्योंकि देखिए जो प्राकृत संख्या, जो प्लस वाली संख्या थी, वो प्लस वाली संख्या पूर्ण संख्या में, वो प्लस वाली संख्या पूर्ण संख्या में भी आ रही थी, तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो गई। और सभी जो पूर्ण संख्या थी, 0 और मतलब शून्य और सभी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या में भी आ रही थी। और सभी प्राकृत संख्याएं, देखिए आगे वाला पॉइंट, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। ये बात ही सही है, ये कथन आगे काम में आएंगे आपके, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है, ये बात ही कथन सत्य है। चौथा देखिए, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत लिख देता हूं, प्राकृत, पूर्ण तथा पूर्णांक, पूर्णांक संख्याओं को, पूर्णांक संख्याओं को परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। मतलब स्टूडेंट से ध्यान दीजिए, देखिए प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं, इन सभी को अपन परिमेय संख्याएं बोल सकते हैं। कैसे, देखिए मैं बताता हूं। प्राकृत, पूर्ण तथा पूर्णांक संख्याओं को, पूर्णांक संख्याओं को परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। प्राकृत, पूर्ण तथा पूर्णांक संख्याओं को परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। कैसे, देखिए मैं बताता हूं। अभी अपने इसी वीडियो के शुरू में अपन परिमेय संख्याएं पढ़े थे। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो या अशांत पुनरावृत्ति हो। तो देखिए पूरा प्राकृत जो संख्या है, प्राकृत संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जैसे 2, 3, इनका दशमलव प्रसार तो शांत ही है ना। जैसे मान लो 4 की बात करूं तो 4 में दशमलव कहाँ है, पॉइंट कहाँ है, लास्ट में है। तो लास्ट में है तो इसमें लास्ट में पॉइंट होता है, लेकिन पॉइंट के बाद में तो शांति है ना, मतलब इनका दशमलव प्रसार शांत है। जैसे मान लो कि मैं बात करूं 8/2, तो 8/2 की बात करूं, इसको मैं हल करूं तो 4 आएगा, मतलब शेष पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। मतलब सभी परिमेय, सभी प्राकृत संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए ये सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। सभी पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्याएं कहलाती है, और सभी पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्याएं कहलाती है। ध्यान से सुन लीजिए अच्छी तरीके से। मतलब कि प्राकृत संख्या, देखिए मैं ऐसा बना देता हूं जिससे आपके प्राकृत संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या और आपका पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, ये जो सभी तीनों संख्याएं है, ये तीनों संख्याएं है, ये मिलके इन तीनों को अपन क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्याएं बोल सकते हैं। मतलब इन तीनों को अपन परिमेय संख्याएं बोल सकते हैं। जैसे मान लो कोई पूछ ले कि 3.4 ये एक परिमेय संख्या है क्या? 3.4 क्या वो 4 बोल दूं, 4 एक प्राकृत संख्या है, तो क्या ये परिमेय संख्या भी है क्या? हाँ, वास्तव में ये परिमेय संख्या भी है। तो मतलब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये इन सभी को परिमेय संख्याएं अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट से, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अपन सम्मिलित रूप में क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे मैं लिख दूं परिमेय संख्या, मैं बात करूं जैसे लिख दूं मैं परिमेय संख्या प्लस में अपरिमेय संख्या, प्लस में अपरिमेय संख्या, इन सभी दोनों संख्याओं के समूह है, इन दोनों संख्याओं के समूह से क्या बनती है, परिमेय संख्या प्लस में अपरिमेय संख्या, इन दोनों संख्याओं के समूह से क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। लेकिन ध्यान दीजिए, इन सबको मिलाने से परिमेय नहीं बनता है, इन सबको मिलाने से परिमेय नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, ध्यान से सुनिए। प्राकृत संख्या,
पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, इन तीनों संख्याओं को मिलाने से परिमेय नहीं बनता है। कभी आप ऐसे समझ लो मिलाने से परिमेय नहीं, इन तीनों को अपन परिमेय बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इन दोनों के समूह को वास्तविक संख्या कहती है। शायद आप समझ रहे होंगे इस तरीके से, ठीक है। और इसके साथ ही मैं बता दूं, परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत और अशांत पुनरावृत्ति हो, वो परिमेय संख्या होती है। उनको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, जिनको अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहां तक का आप बेसिक जो है, यहां तक की जो बेसिक जानकारी है वो अपनी नोटबुक में ऐड कर लीजिए। और इसके अगले वाले पार्ट में अपन चलेंगे प्रश्नावली 1.1 के उदाहरण नंबर 1 से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो अगला पार्ट कंप्लीट पूरा बना हुआ है, पार्ट वाइज आप चलते रहिए, कोई भी पार्ट मिस नहीं है, सारे पार्ट कंप्लीट बने हुए हैं। आप पार्ट वाइज वीडियो देखते चलिए, प्रत्येक पार्ट बने हुए है। आपको कोई भी पार्ट नहीं मिले तो कमेंट जरूर से कीजिए, मैं आपको कंप्लीट आपको उसी कमेंट्स में आपको मैं इसी चैप्टर कक्षा 9 गणित का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति का मैं आपको प्लेलिस्ट उपलब्ध करा दूंगा। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी पार्ट मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, तो वहां से आप प्रत्येक पार्ट को लगातार देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, जिसमें मैंने आपको कंप्लीटली पूरा आपको 10th क्लास के सिलेबस 10th क्लास के लेवल तक मैंने पूरा आपको क्लियरली समझाया है। मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले मैंने संख्याओं की दशमलव प्रसार के आधार पर संख्याओं के प्रकार, कि दशमलव प्रसार के आधार पर संख्या कितने प्रकार की होती है और दशमलव प्रसार क्या होता है, मतलब टोटल। इसके बाद में अपन ये पढ़े है कि संख्याओं का विभाजन कौन कौन सी संख्या होती है, जो छोटी क्लास में पढ़ा था। और ये वाली जो बातें हैं, ये वाली बातें अपने आगे वाली एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 में भी आपके काम में आने वाली है। तो प्रश्नावली 1.1 की बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपको क्लियर करवाया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कीजिए, साथ ही कक्षा 9 के अन्य स्टूडेंट्स तक भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।